नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम आशुतोष पांडे है और मैं गाजीपुर ज़िले के भावरकुल ब्लॉक से हूँ। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गाजर घास और उसके प्रबंधन के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि गाजर घास दिखता कैसा है, ताकि आप देख सकें, क्योंकि हर क्षेत्र में या हर जो जगह है उस पर इसका अलग अलग नाम दिया गया है। तो हम लोग के क्षेत्र में जैसे इसको डिस्को बोला जाता है, लेकिन बहुत जगह जैसे किताबों में आप देखेंगे तो इसका नाम गाजर घास है, या फिर इसको कांग्रेस घास बोलते हैं, या फिर स्टारवीट बोलते हैं। इसका अंग्रेज़ी नाम, हम लोग अंग्रेज़ी नाम की बात करें तो इसका अंग्रेज़ी नाम पार्थेनियम हिस्टोफेरस है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो ये घास है, गाजर घास है, उस पे 4-5 बिंदुओं पे बात करेंगे, जिनमें सबसे पहले तो इसका परिचय होगा। दूसरी बात, जो गाजर घास है उसकी पारिस्थितिकी होगा। तीसरी बात, जो हम लोग बात करेंगे इसका जीव विज्ञान के बारे में बात करेंगे गाजर घास के। चौथी बात हम लोग बात करेंगे कि मानव जो स्वास्थ्य है उस पर क्या इसका प्रभाव है। पाँचवें में हम लोग बात करेंगे कि पशुधन जो हमारे हैं, जो पशु हैं, उनके स्वास्थ्य पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। और अंत में हम लोग इसके बात करेंगे प्रबंधन के बारे में बात करेंगे कि इसका प्रबंधन कैसे होगा, कैसे हम इसको इसमें कमी ला सकते हैं या कैसे हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे परिचय के बारे में। इसके बारे में जानते हैं कि ये है क्या। तो नाम तो इसका हमने बता दिया है कि इसका नाम गाजर घास है और इसका नाम स्टारवीट है और कांग्रेस घास बोलते हैं। अंग्रेजी नाम मैंने बता ही दिया है। ये जो एस्ट्रेसी कुल से आता है, जिसको कंपोस्टी बोलते हैं, उस परिवार से ये जो घास है वो बिलोंग करता है, मतलब वो आता है। और इसका जो वास होता है वो खेती करने वाले खेत जो होते हैं उनमें होता है और सड़क के किनारे होता है। इसकी आकृति की बात करें तो इसकी आकृति ये चौड़ी पत्ती वाला घास है और ये क्या है, एक वार्षिक घास है। शुरुआती दौर में ये सदियों से जो है वो ऑस्ट्रेलिया हो गया, चीन हो गया, कनाडा हो गया, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका हो गया और मेक्सिको में क्या हुआ है, उगता हुआ आया है। और 1977 तक ये जो घास था इसको लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, मतलब ये नॉर्मल घास की तरह ही था। लेकिन पिछले 1 दशक में हम लोग देखेंगे कि ये जो घास है, मतलब ये जो घास है वो दुनिया के 7 सबसे खतरनाक घासों के अंतर्गत ये घास आ गया है। अब परिचय तो इसका हम लोग जान गए, अब हम लोग बात करेंगे इसकी पारिस्थितिकी के बारे में। तो भारत में ये जो घास है ये सन 1956 में आया था, मतलब 50 के दशक में आया था। 1956 में गेहूं आयात किया गया था महाराष्ट्र में। उसी में क्या हुआ था कि भूलवश या गलती से बोल सकते हैं कि ये घास जो है हमारे देश में आ गया था और एक असामान्य रूप से, मतलब बहुत कम समय में पूरे भारत में क्या हुआ, इसने अपना कब्जा जमा लिया। मतलब पूरे देश में बहुत तेज़ी से घास क्या है, फैला है। उनमें 2-3 इसके मुख्य कारण थे। उनमें क्या था कि इसका जैविक जो प्राकृतिक रूप से या जैविक जो कंट्रोल था वो नहीं था। मतलब जो कीट थे जो घासों को खाते हैं, अन्य घासों को, इसको खाने वाला उस समय कोई कीट नहीं था, जानकारी भी नहीं था। दूसरी बात, इसकी प्रजनन क्षमता क्या थी, बहुत तेज़ थी। ये बहुत कम समय में उग के और बहुत कम समय में मैच्योरिटी के, मतलब परिपक्वता के स्टेज पे पहुंच जाता था। और एक बार जहां उग गया वो क्या था कि अगर ये मतलब फ्लावरिंग स्टेज में आ गया, इस पर फूल आ गए, इसमें बीज लग गए, तो कितना भी धूप हो, गर्म स्थान हो या कितना भी ठंडा स्थान हो, इससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। ये वहाँ पे क्या होता था, सर्वाइव कर जाता था। और अन्य एक और बात है कि जो पशु क्या करते थे कि इस घास को चरते नहीं थे। तो जिस घास को कोई मतलब टच ही, मतलब ना ही कोई कीट खा रहा है ना ही कोई पशु खा रहा है, तो ऐसे ही इसकी अधिकता बढ़ जाएगी। और एक बात थी कि इसमें जो तत्व था, इसका एलोपैथी जो प्रभाव था, मतलब इसमें से जो निकलने वाले तत्व थे उनके कारण जो अगल बगल के घास थे वो भी प्रभावित होते थे और कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो क्या हुए, ख़त्म हो गए। तो इसकी पारिस्थितिकी के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग बात करेंगे इसके जीव विज्ञान के बारे में। तो ये जो घास है वो क्या है कि इसमें आप लोग देख सकते हैं, इसमें क्या होगा कि ऊपर आप लोग जब ध्यान देंगे तो ये देखिए, इसमें हर जो ऊपर है इसमें 4 आपको बीज दिखाई देगा। देखिए इसमें 4 दिखाई दे रहा है। आप देखें, माने अमूमन है ये नहीं कि 4 ही रहेगा, लेकिन ज़्यादातर देखिए इसमें क्या है कि 4 जो इसका है जो बीज वो आपको दिखाई देगा। और ये जो पौधा है वो तकरीबन 1 महीने, मतलब 28 से 30 दिन के भीतर अंकुरित होने से लेके इसमें फूल आने से लेके इसमें बीज आने की प्रक्रिया क्या होती है, बहुत ही तेज़ी से होती है। तो हम लोग जान गए इसके जीव विज्ञान के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं कि मानव जो शरीर है या मानव जो स्वास्थ्य है उस पर क्या क्या इसके प्रभाव है।
तो सबसे पहले हम लोग जो भी इंसान है, चाहे आदमी हो या औरत हो, अगर 3 महीने से लेके 12 महीने मतलब 1 साल तक इस घास के संपर्क में अगर वो रहता है तो उसको डर्मेटाइटिस नामक एक रोग होता है, स्किन रोग जो होता है, चर्म रोग होता है, वो हो जाता है। मतलब उसकी संभावना ज़्यादा रहती है, हो ही जाता है। उसमें क्या होता है कि आपके जो स्किन है, जो सूर्य के प्रकाश के प्रभाव में डायरेक्ट रहते हैं, उनमें चकते चकते हो जाते हैं, जिसका फ़ोटो में लगा दूंगा, आप इसमें देख सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि अस्थमा नामक एक रोग है, इसके कारण, इस घास के कारण वो भी होता है इंसानों में। अब हम लोग बात करेंगे पशुओं पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले आपने देखा होगा जो पशु चराते होंगे भाई, तो पशु तो इसको खाता ही नहीं है सबसे पहले तो, लेकिन फिर भी जिस भी खेत में ये उगता है, उस खेत से अगर पशु गुजर रहा है तो उसके शरीर में लगता है, तो ये क्या होता है कि अगर ज़्यादातर माने पशु उस फील्ड में रहता है, उसमें समय गुजारता है, तो पशुओं के थन में क्या होता है, सूजन आता है और तेज़ बुखार के साथ पशुओं के शरीर में चकते होते हैं। या बहुत सारे पशु जो इसके खाने से जिनका मतलब अचानक उनका डेथ हुआ और उन पे अगर मतलब सर्वे किया गया, काट के उनको देखा गया, तो उनके अंदर जो थे आंतरिक अंग में इसके कारण अल्सर छोटे छोटे हुए थे और कटाव टाइप का हो गया था उनके पशुओं के शरीर के अंदर। और जो पशु इन घासों के आसपास चरते हैं, उनका दूध भी जो होता है वो मानव के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो पशुधन का जो इस पे पशुधन के लिए जो नुकसान था वो तो हम लोग जान गए। अब हम लोग बात करेंगे इसके प्रबंधन के बारे में। तो इसका प्रबंधन 3 तरीके से किया जा सकता है। एक तो हो गया जैविक तरीके से, दूसरा इसका वर्मी कंपोस्टिंग जो जैविक खाद बना के हम कर सकते हैं, और तीसरा तरीका हो गया रासायनिक तरीके से। अब जैविक तरीके से बात करेंगे तो एक मैक्सिकन बीटल नामक एक कीट होता है, जिसको हम लोग फाइकोग्रामा के नाम से भी जानते हैं। वो कीट क्या करता है कि इस पे पौधे जब पत्तियाँ इनमें आती है तो ज़्यादा संख्या में उस कीट को उस खेत में छोड़ दिया जाता है, और वो कीट क्या करते हैं कि इसी के पत्तों को खाते हैं और खा के क्या करते हैं कि ख़त्म कर देते हैं। दूसरी वर्मी कंपोस्टिंग की बात करेंगे, तो वर्मी कंपोस्टिंग में क्या करेंगे कि इसका पौधा जब फूल नहीं आया है, ध्यान रखना है, फूल आने के बाद अगर करते हैं तो जब वो खाद आप खेत में छिड़केंगे तो पूरा ये घास चारों ओर जम जाएगा। तो जब इसमें फूल नहीं आया, फ्लावरिंग स्टेज से पहले, इसको आप उखाड़ेंगे, जड़ से अप्रूट करेंगे, उसको 5 से 10 सेंटीमीटर टुकड़ों में उसको काटेंगे, और क्या करेंगे कि जो गड्ढा है, एक गड्ढा करेंगे, उस पर इसका एक लेयर बनाएंगे, बिछाएंगे। उसके बाद जो गोबर का घोल है उसको छिड़केंगे, फिर एक लेयर डालेंगे घास का, फिर गोबर का घोल उस पर लगाएंगे, 5 लेयर लगा के। उसके बाद तकरीबन 5 से 7 दिन छोड़ दीजिए, और उसमें फिर उसके बाद केंचुए जो होते हैं, जो अर्थवर्म होते हैं, उसमें उसको डाल देंगे। और 45 से 50 दिन में क्या होगा कि इस जो हानिकारक घास है उसका एक खाद के रूप में बन जाएगा, और आप अपने खेत में क्या कर सके उसका छिड़काव करके इसका लाभ ले सकते हैं। अब अंतिम कड़ी में हम लोग बात करेंगे रासायनिक तरीके से इसका कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। तो रासायनिक तरीके से इसका कंट्रोल जो है वो 2 तरीक़ों से, एक तो प्री इमर्जेंस हो गया दवाई, और दूसरा क्या हुआ, पोस्ट इमरजेंस दवाई हो गया। प्री इमरजेंस का मतलब कि इसके अंकुरण से पहले जो हम लोग दवाई डालेंगे, और पोस्ट इमरजेंस का मतलब क्या होता है कि अंकुरण के बाद और फूल आने से पहले। कोई भी देखिए इसमें दवाई आप डालेंगे तो फूल आने से पहले ही डालेंगे, ताकि इसका प्रबंधन अच्छे से हो सके। फूल आने के पहले डालेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, कोई ज़्यादा असर उस पर नहीं दिखाएगा, तो फूल आने से पहले ही दवाइयों को छिड़काव करेंगे। तो आइए जानते हैं प्री इमरजेंस दवाई कौन है और पोस्ट इमरजेंस दवाई कौन है। तो प्री इमरजेंस में जो है वो अट्राजीन नाम की एक दवाई आती है, जिसका हम लोग प्री इमरजेंस मतलब कि अंकुरण से पहले डालेंगे। तो उसका डोज हम लोग को रखना है 2.5 kg प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 4 बीघा होता है, उसके हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 2.5 kg प्रति हेक्टेयर अट्राजीन प्री इमरजेंस, मतलब अंकुरण से पहले। अब अंकुरण के बाद मतलब पोस्ट इमरजेंस में 2-3 दवाइयों का नाम मैं बता दे रहा हूँ आपको। 2,4-D आप लोग जानते होंगे, एक बहुत प्रचलित दवाई है और चौड़ी पत्ती के लिए आती है, और ये गाजर घास भी चौड़ी पत्ती वाला ही है। तो 2,4-D का डोज रहेगा 10 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से, ठीक है। और अगला दवाई जो है ग्लाइफोसेट है, जो आपको मार्केट में राउंडअप के नाम से या फिर ग्लाइसेल के नाम से मिलता है। सुमिटोमो का एक्सेल का आप लोग देखे होंगे। तो ग्लाइफोसेट का जो डोज रहेगा वो 15 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको डालना है। और तीसरी जो पोस्ट इमरजेंस दवाई है वो है मेट्रीब्यूजिन दवाई जो है वो 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको छिड़काव करना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका रिजल्ट और भी बेटर रहे, बढ़िया रहे, तो इसके साथ आप लोग जो अमोनियम सल्फेट
अमोनियम सल्फेट, आप इसका नाम सुने होंगे, दुकान पे जाएंगे आप बोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। अमोनियम सल्फेट हो गया, ये आपको 20 ग्राम प्रति लीटर जो पानी है उसके हिसाब से आपको उसी दवाई में मिला देना है। मतलब जो तीनों दवाई बताया है, तीनों अलग अलग छिड़केंगे तो उसमें आप मिला सकते हैं। और उसके साथ 2 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से साबुन का घोल, जो सोप सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, उसको आप लोग मिला सकते हैं। इसका रिजल्ट बहुत ही बेहतर है। और मैं जो भी ये बातें बताता हूँ वो कहीं ना कहीं मैं उससे पहले रिसर्च करता हूँ, जो यूनिवर्सिटियों का लेख होता है या फिर जो प्रोफेसर जो बताए होते हैं उन सब बातों को जोड़ के रिसर्च करके ही ये वीडियो में बताया जाता है। इसके अलावा अगर कोई भी और भी पॉइंट आपको लगता है कि इसमें ऐड किया जा सकता था तो आप कमेंट कर सकते हैं उसको। तो अपने तरीके से जितना अच्छा हो सके मैंने वीडियो में बताने की कोशिश किया है। तो जहाँ भी आप लोग देख रहे हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो भी अन्य चाहते हैं कि किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।